Hello, my YouTube fam, and welcome back to your own channel. My name is अखिल महेश्वरी. लेकर के आया हूं वीडियो नंबर 48. आज हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. ये है आपकी एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 115 एंड बोल दो ना स्लोगन, स्टडी टुगेदर ग्रो टुगेदर. देखो, हमने ये चीज पढ़ ली कि ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है. ऑर्गेनाइजिंग एक वो फंक्शन है मैनेजमेंट का जहां पर एक्चुअली एक्शन परफॉर्म किया जाता है. जो प्लान आपने सोचा है आप उसे एक्चुअली कन्वर्ट करते हो परफॉर्मेंस में, है ना. इसके अंदर आप क्या करते हो, आप डिपार्टमेंट्स बनाते हो, जॉब को, टास्क को असाइन करते हो लोगों को, है ना. और आप सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप क्रिएट करते हो. रॉ मटेरियल जितने चाहिए होते हैं उतने लाते हो. तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हो गया, आप सारे रिसोर्सेज अरेंज करके रखते हो, है ना. सो बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस तो बहुत ज्यादा आ जाती है. तो अब हम पढ़ेंगे ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी केस स्टडीज में बहुत बार पूछा जाता है. अब एक चीज ध्यान रखना, मैंने पिछले वीडियोस में भी बताई है और बताता आया हूं, इंपॉर्टेंस का मतलब सिग्निफिकेंस भी होता है. तो अगर एग्जाम में आ जाए व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, सो कंफ्यूज मत होना, आपको इंपॉर्टेंस ही लिख करके आनी है. सो देखो, फर्स्ट क्या है इंपॉर्टेंस, बेनिफिट्स इन स्पेशलाइजेशन. देखो, ऑर्गेनाइजेशन किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, हेनरी फायोल की हमने फर्स्ट स्टेप में ही पढ़ लिया था कि प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क पे ये फॉलो करता है. तो अपन ने ये चीज पिछले वीडियो में भी पढ़ी थी, और जब डिवीजन ऑफ वर्क पढ़ाया था तब भी बताया था मैंने आपको कि डिवीजन ऑफ वर्क जहां भी होगा वहां स्पेशलाइजेशन आएगा. हैशटैग पर ध्यान दो. एन इंडिविजुअल इज असाइंड वन टास्क ओनली. कि ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन की सबसे अच्छी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये एक इंसान को ओवरबर्डन नहीं करता, एक ही टास्क देता है परफॉर्म करने को. जब एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय को, एक पर्सन को एक ही काम करने को मिलेगा और वो कॉन्स्टेंटली बार बार कंटिन्यूअसली सेम ही काम करेगा, तो क्या होगा, उसकी एफिशिएंसी लेवल इंप्रूव होगा, वो स्पेशलाइजेशन क्रिएट करेगा. सो सबसे अच्छा बेनिफिट क्या मिलता है ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में कि यहां पे स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट्स मिल जाते हैं. ठीक है. देन रोल क्लैरिटी, हमने क्या पढ़ा था फोर्थ स्टेप में ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस में कि यहां पे क्या होता है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप. Who has to report whom, कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा. एक सुपीरियर को पता होता है कि मेरा सबऑर्डिनेट कौन है, एक सबऑर्डिनेट को पता होता है मेरा सुपीरियर कौन है. तो रोल बहुत क्लियर होते हैं, अथॉरिटी कितनी किसके पास है ये क्लियर होता है. जैसे स्कूल का एग्जांपल ही अपन ने लिया था, तो मैंने आपको बताया कि अगर क्लास में किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो सीधा प्रिंसिपल के पास या डायरेक्टर के पास नहीं जाएगा, वो अपने टीचर के पास जाता है या मॉनिटर के पास जाता है. क्यों? क्योंकि उसे पता है कि ये मेरे सुपीरियर हैं और ये उनसे भी सुपीरियर है. तो इससे क्या होता है, सबके रोल क्लैरिफाई हो जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में कंफ्यूजन नहीं होता. देन अपन ने एक चीज पढ़ी थी जिसे कहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन. क्या होता है जॉब डिस्क्रिप्शन, क्या पढ़ाया था कि जॉब डिस्क्रिप्शन कुछ भी नहीं है, एक पेपर है. जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो वो पेपर या पेज आपको दे दिया जाता है जिसमें आपके साइन होते हैं. उसमें वो सारी चीजें लिखी होती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है, आपकी क्या अथॉरिटी है और आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपको क्या काम करना है. तो जब ये सारी चीजें ले डाउन हो जाती है क्लियरली, तो एम्प्लॉयज के पार्ट पे कोई कंफ्यूजन नहीं रहता. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बहुत क्लियर हो जाता है कि बॉस को पता होता है कि मेरा इमीडिएट सबऑर्डिनेट कौन है, इमीडिएट सबऑर्डिनेट को पता होता है मेरा सुपीरियर कौन है. तो क्लैरिटी ऑफ रोल यहां पे रहता है. देन देखो, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, ये पॉइंट रोल क्लैरिटी से ही जुड़ा हुआ है. रोल क्लैरिटी हमें सिर्फ इतना कहता है कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो और आपको जॉब डिस्क्रिप्शन मिल रही है, आपको पता चल रहा है, आपको क्लियरली लिखा हुआ है व्हाट आर योर थिंग्स दैट यू नीड टू डू, आपको क्या काम करना है और आपको क्या काम नहीं करना है, तो आपका रोल क्लियर है वहां पर. ठीक है. जैसे से फॉर एग्जांपल कोई सिक्योरिटी गार्ड है, उसको जॉब के लिए रखा गया है, या कोई गेट कीपर उसको जॉब के लिए रखा गया है, तो उसको क्लियरली जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा जाता है कि आपका काम सिर्फ इतना है कि आपको ये देखना है कि कौन एंट्रेंस ले रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, कौन नहीं, और जो ले रहा है उसको मेक श्योर करना है आपको कि आपको उसकी एंट्री करवानी है. बस इससे ज्यादा आपका और कोई काम नहीं है. और अगर कोई और मुद्दा हो जाता है, कोई मसला हो जाता है, तो आप आकर के रिसेप्शन पे कांटेक्ट करोगे. तो इससे क्या होगा, वो सिक्योरिटी गार्ड या गेट कीपर क्या करेगा, उसे पता है उसका काम क्या है, वो आराम से स्मूथली अपना काम करेगा. तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन से क्या होता है, रोल बहुत क्लियर हो जाता है. देन अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में रिलेशनशिप आ जाती है. अब उस सिक्योरिटी गार्ड को कौन पता है, क्या पता है कि कोई प्रॉब्लम हो गई तो कहां जाना है, रिसेप्शनिस्ट के पास जाना है. रिसेप्शनिस्ट को बोला गया होता है कि कोई प्रॉब्लम हो गई तो आप जनरल मैनेजर के पास चले जाओ, से फॉर एग्जाम्पल. ठीक है. तो यहां पे क्या हुआ, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप क्रिएट रहती है. जैसे स्कूल का ही एग्जाम्पल ले लो
कि भाई स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो गई तो वो सीधा डायरेक्टर के पास नहीं जाता, वो पहले टीचर के पास जाता है, स्पेसिफिकली क्लास टीचर के पास। तो ऑर्गेनाइजेशन में एक वर्किंग रिलेशनशिप क्रिएट हो जाती है, सबको पता होता है कि कौन सुपीरियर है, कौन किसका सबॉर्डिनेट है और किसके पास कितना पावर है। आया आपको समझ में? देन देखो फोर्थ क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने पहले भी बताया है, सुनने में आ रहा है ना ये वर्ड। ऑप्टिमम मतलब कम से कम रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन करना और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी लाना। अब देखो एक बात मुझे बताओ, एक बंदा बार बार सेम ही काम को कर रहा है तो क्या होगा, वो रिसोर्सेस कम वेस्ट करेगा, राइट, और वो स्पेशलाइज्ड हो जाएगा उस काम को करने में। तो सबसे पहली चीज तो क्या, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे आता है कि जब डिवीजन ऑफ वर्क होता है तो उससे स्पेशलाइजेशन आता है। स्पेशलाइजेशन जब आ रहा है, जब आपको पता है कि खाना कैसे बनाया जाता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने 100 बार पनीर की सब्जी बनाई है, तो आपको पता है कि एग्जैक्टली किस क्वांटिटी में मुझे नमक डालना है, किस क्वांटिटी में मुझे मिर्च डालनी है, किस क्वांटिटी में मुझे पनीर डालनी है, तो उससे क्या होता है, वेस्टेज नहीं होगी, राइट। सो स्पेशलाइजेशन से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज आता है, ये पॉइंट ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट क्या है, अपन ने एक चीज पढ़ी थी कल प्रोसेस में, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। इसका मतलब क्या कि जब असाइन कर दिए जाते हैं रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, काम असाइन कर दिया जाता है, तो लेस चांस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, कि बार बार वो काम रिपीट नहीं होगा, सेम ही काम बार बार रिपीट नहीं होता है। सो इसका मतलब क्या, ओवरलैपिंग नहीं होती। और स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, जब स्पेशलाइजेशन आता है तो वेस्टेज कम होती है। कंफ्यूज मत हो, दो ही पॉइंट है जो यहां पे सीखने हैं आपको। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे आ जाता है ऑर्गेनाइजिंग से, ऐसे आ जाता है कि यहां पे स्पेशलाइजेशन होता है वर्कर्स के पास, डेली एक ही काम वो कर रहे होते हैं तो वेस्टेज कम करते हैं वो। दूसरी चीज, सबका काम असाइंड होता है फिक्स, तो कोई किसी और का काम नहीं कर रहा होता है, सब अपना अपना काम कर रहे होते हैं, तो डुप्लीकेशन नहीं होता, तो रिसोर्स वेस्ट नहीं होते हैं। देन नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, यूनिफिकेशन ऑफ वर्क एफर्ट्स प्लस हार्मनी इन वर्क रिलेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। देखो एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, और जैसे हमने पढ़ा भी है पहले, मैंने बहुत बार आपको एग्जांपल दिया है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग होगा, सेल्स डिपार्टमेंट अलग होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग होगा, इन सबके अलग अलग टास्क होते हैं, ठीक है। लेकिन ये सब क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। कैसे, अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट अच्छे से पैसे नहीं प्रोक्योर कर पाएगा तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल नहीं खरीद पाएगा। अब रॉ मटेरियल नहीं खरीदा तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं हुआ तो सेल्स ही नहीं होगी, फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा। तो ये है तो इनके काम अलग अलग, लेकिन है तो एक दूसरे से रिलेटेड ही ये, ठीक है। सो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में क्या होता है, हायरार्की क्रिएट हो जाती है, बताया था मैंने आपको। सो यहाँ पे क्या होता है, काम में कोऑर्डिनेशन होती है, सबको पता होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, स्केलर चेन फॉलो होती है, बताया था ना मैंने आपको। सो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस क्या हो गई, कोऑर्डिनेशन है यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में, एंड एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इफेक्टिव हो जाता है जब सारे डिपार्टमेंट्स को पता है कि हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और हमें हमारे लिमिटेड काम ही करने हैं, हमें पता है हमें क्या करना है। तो उससे क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन काम बहुत आसानी से हो जाएगा और कंट्रोल करना भी चीजों को बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन का फीचर है एडेप्टेशन टू चेंज। इसका मतलब समझना, ऑर्गेनाइजेशन में क्या बनते हैं, डिपार्टमेंट्स बनते हैं, और हर एक डिपार्टमेंट में हर एक एम्प्लॉय को एक सेपरेट काम दिया जाता है, वो उस काम में स्पेशल होता है। तो इससे क्या होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट में जो चेंज हो रहे हैं आप उसे बहुत इजीली अडॉप्ट कर पाते हो। एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, जब बोरो प्लस ने ये सोचा कि उन्हें सैनिटाइजर बनाने हैं, तो देखो उन लोगों ने क्या, उनका एक पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, पूरी हायरार्की है। उन्होंने ये जो काम है कि भाई मार्केट में जाओ और देखो कि किस प्रोडक्ट की डिमांड है, हर एक केमिस्ट शॉप पे जाओ, हर एक लोकल जनरल स्टोर पे जाओ, पता करो किस चीज की डिमांड है किसकी नहीं है। ये एक बंदा हायर कर रखा है मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो अब वो बंदे का काम क्या है, उसे सिर्फ एक एक शॉप पे जाकर के पूछने के भी कस्टमर्स क्या चीज डिमांड कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है, काम बहुत आसान हो जाता है। कैसे आसान हो जाता है, उसका काम सिर्फ लिमिटेड है उस बंदे का, वो जाएगा पूछेगा और वो आकर के बता देगा, रिपोर्ट कर देगा। अब मान लो डिपार्टमेंट्स नहीं बनाए होते, जॉब्स असाइन नहीं किए होते, तो क्या होता, कोई भी बंदा कहीं भी जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है, हो सकता है एक ही बंदा सारा काम कर रहा होता,
तो हो सकता है वो हर एक शॉप पर नहीं जाता पूछने के लिए, ठीक है, फीडबैक्स इतने नहीं लेता। सो ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस एनवायरनमेंट बदलता रहता है और उस बिजनेस एनवायरनमेंट को हम बहुत इजीली इसलिए अडॉप्ट कर पाते हैं बिकॉज हम डिपार्टमेंट्स बना के रखते हैं, सबका काम अलग अलग असाइंड होता है, कोई डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता, तो हम चेंजेस बहुत इजीली अडॉप्ट कर पाते हैं। दूसरा क्या, डिपार्टमेंट्स बनाने से हायरार्की बनती है। मैंने बताया था बिजनेस एनवायरनमेंट को कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है, तो जब हायरार्की बनती है तो कम्युनिकेशन बहुत आसान हो जाता है। बॉस को पता है कि उसे किसे कम्युनिकेट करना है और उसके जो नीचे सबऑर्डिनेट है बॉस का, लाइक से फॉर एग्जांपल मैनेजर, तो मैनेजर को पता है कि उसे किसे कोऑर्डिनेट करना है। और दूसरा एक एडेप्टेशन टू चेंज का एग्जांपल हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या बन रही है, हायरार्की बन रही है ना, मतलब ऊपर कोई और है नीचे कोई और है। अब समझना, से फॉर एग्जांपल स्कूल में क्या हायरार्की होगी, डायरेक्टर, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के नीचे कौन, वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के नीचे टीचर। अब मान लो कि प्रिंसिपल जो है वो स्कूल छोड़ जाता है, तो फिर किसका प्रमोशन होगा, डायरेक्टर का तो डिमोशन हो जाएगा, प्रिंसिपल की जॉब लेगा तो किसका होगा, स्टूडेंट का, हो नहीं सकता, टीचर का नहीं, किसका प्रमोशन होगा आपको पता है, वाइस प्रिंसिपल को प्रिंसिपल बना दिया जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की क्रिएट हो जाती है तो प्रमोशंस बहुत इजी हो जाते हैं। आया समझ में। देन एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, देखो बहुत सिंपल है, जब ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट्स हो और हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना अलग अलग काम कर रहा हो, पूरा डिवीजन ऑफ वर्क हो, सबको एक एक काम ही दिया गया हो, ठीक है, और रिसोर्सेज वेस्ट नहीं हो रहे क्योंकि स्पेशलाइजेशन आया है डिवीजन ऑफ वर्क से, तो क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने प्लान किया होता है उसी मैनर में एक्सपेंशन होता है, उसी मैनर में ग्रोथ होता है। आया आपको समझ में। तो जब सब सही जा रहा होगा तो ग्रोथ तो होगा ही, ठीक है। देन नेक्स्ट लास्ट टाइप का क्या है आपका इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस, डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनेल, वेरी इंपॉर्टेंट। पर्सोनेल का मतलब एम्प्लॉय, है ना। तो देखो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है। नाउ व्हाट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, कि जब एक सुपीरियर एक छोटा सा पर्टिकुलर काम या किसी पर्टिकुलर काम के लिए वो काम डेलीगेट कर दे, बांट दे अपने सबऑर्डिनेट में, ठीक है, तो उससे क्या होगा, सबऑर्डिनेट का ग्रोथ होगा। लाइक से फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्शन मैनेजर है और उसके नीचे असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर है। प्रोडक्शन मैनेजर ने अपने बहुत सारे काम असिस्टेंट मैनेजर को बांट रखे हैं, तो क्या हो रहा है, असिस्टेंट मैनेजर सीख रहा है कि प्रोडक्शन मैनेजर के काम क्या क्या होते हैं, वो बड़े लेवल के काम सीख रहा है, ठीक है। लाइक से फॉर एग्जांपल और भी डाउनग्रेड एग्जांपल दे दूं मैं आपको तो बिल्कुल नैरो चला जाऊं, टीचर ने अपना टास्क क्लास को माइंड करने का अपने एब्सेंस में मॉनिटर को दे दिया, तो मॉनिटर क्या सीख रहा है कि कैसे क्लास को हैंडल किया जाता है। सो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होती है। मैनेजर्स को क्या फायदा मिल रहा है अब इससे, कि मैनेजर्स इंपॉर्टेंट टास्क पे काम कर सकते हैं और जो नॉट सो इंपॉर्टेंट टास्क है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को बांट देते हैं। लाइक से फॉर एग्जांपल टीचर को कोई बहुत जरूरी काम है तो वो क्लास को ध्यान रखेगा, क्लास को माइंड करेगा या कोई इंपॉर्टेंट काम करेगा, तो उसने क्या किया, डेलीगेट कर दी अपनी अथॉरिटी कि किसी एक को मॉनिटर बना दिया कि तुम ध्यान रखो क्लास का, तो नॉट सो इंपॉर्टेंट काम तो कोई और कर रहा है, ठीक है। और टीचर इससे क्या होगा, एक इंपॉर्टेंट काम को कर सकता है जो उसके लिए करना जरूरी है। सो इससे क्या होता है, मैनेजर्स के पास बहुत टाइम आ जाता है, वो इनोवेशन सोच सकते हैं, ठीक है। डेलीगेशन से उनका वर्कलोड रिड्यूस होता है, उनका काम कोई और कर देता है और जो कर रहा है उसको सीखने को मिलता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन अपने हर एक बंदे की पूरी पोटेंशियल अच्छे से यूटिलाइज कर पाती है, ठीक है। आया आपको समझ में डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनेल। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ लेना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। पसंद आ गया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सबको बताओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे सेफ, स्टे होम।